नमस्कार। आज हम बात करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य और साख नियंत्रण के उपायों की। एक केंद्रीय बैंक एक देश की मौद्रिक प्रणाली की शीर्ष या सर्वोच्च संस्था होती है। चूँकि इस मौद्रिक प्रणाली में हम हमारे व्यापारिक बैंकों को भी शामिल करते हैं। देश की वित्तीय प्रणाली का प्रमुख अंग होती है। विशेषता एक विकासशील देश में इसलिए केंद्रीय बैंक इसकी वित्तीय प्रणाली की शीर्ष संस्था इसका होती है। और ये केंद्रीय बैंक मौद्रिक वित्तीय प्रणाली के संगठन, संचालन, निगरानी, नियमन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करें केंद्रीय बैंक की परिभाषा की। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इस केंद्रीय बैंक की परिभाषा इसके कार्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार से दी है। एम.एच. डिकॉक ने इसे केंद्रीय बैंक ने कहा है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का शिरोमणि होता है। तो हम पहले ये देखें कि केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो डिकॉक ने केंद्रीय बैंक की परिभाषा में ये जोड़ दिया था कि बैंक वह होता है जो राष्ट्र के आर्थिक हित में निम्न 7 कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला है यह व्यवसाय व आम जनता की आवश्यकताओं के अनुसार करेंसी का नियमन करता है। इसके लिए नोट या कागजी मुद्रा के निर्गमन का पूर्ण एकाधिकार स्वीकृत किया जाता है या इस संबंध में कम से कम आंशिक एकाधिकार दिया जाता है। दूसरी बात है या दूसरा काम जो इन्होंने बताया वो है कि ये राज्य के लिए सामान्य बैंकिंग व एजेंसी सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा है ये व्यापारिक बैंकों के लिए नकद कोष की रक्षा का काम करता है। चौथा, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों की रक्षा और प्रबंध का कार्य करता है। पाँचवा, व्यापारिक बैंकों बिल दलालों और डीलरों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सुविधा प्रदान करता है जो बट्टा काटकर वित्त प्रदान करने के रूप में या समर्थक अग्रिम राशियों के रूप में होती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जिम्मेदारी को सामान्यतः स्वीकार करता है। छठा कार्य केंद्रीय बैंक का है कि ये बैंकों के बीच परस्पर लेन देन की बकाया राशियों के निपटान की व्यवस्था करता है। और सातवां इसका कार्य है कि ये साख नियंत्रण का व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार साख नियंत्रण का कार्य करता है ताकि मोटे तौर पर राज्य द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति को लागू किया जा सके। इस कार्य के लिए कार्य में एक 8वां काम और जोड़ा जा सकता है, वो है देश के आर्थिक विकास में योगदान देना। केंद्रीय बैंक आम जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करता है और ना ही नियमित व्यापारिक ग्राहकों से डिस्काउंट या अग्रिम राशियों का कोई लेन देन करता है। ये केवल मौद्रिक और बैंकिंग नीति के क्रियान्वयन के संबंध में ही अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देता है। अब हम केंद्रीय बैंक के कार्य अगर देखें तो सबसे पहला है कागजी मुद्रा का निर्गमन। कागजी मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है और ये पूर्ण एकाधिकार इस काम में केंद्रीय बैंक का होता है या इसको हम अवशिष्ट एकाधिकार भी कह सकते हैं। जहाँ नोट निर्गमित करने वाले तो कई हो सकते हैं लेकिन उनके अधिकार सीमित होते हैं। जब किसी एक अधिकारी को ही अधिकांश नोट प्रचलन का अधिकार दिया जाता है तो डिकॉक ने केंद्रीय बैंक के नोट निर्गमन को एकाधिकार देने के पीछे 4 कारण बताए, जिसमें पहला है राज्य की प्रभावपूर्ण देखरेख के लिए नोटों के चलन में समानता प्राप्त होती है। दूसरा है व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जा सकने वाले अनुचित साख विस्तार पर नियंत्रण हो सकता है। तीसरा है नोट निर्गमन को एक विशेष प्रतिष्ठा मिल जाती है जो संकट के समय बहुत काम आती है। और चौथा है केंद्रीय बैंक के मुनाफों में राज्य की साझेदारी हो जाती है। तो केंद्रीय बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार होने से ही नोट निर्गमन प्रणाली में समानता, लोच और सुरक्षा के गुण प्राप्त होते हैं। नोट एक से हो पाते हैं और इन्हें आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है और सुरक्षा की व्यवस्था करके जाली नोटों का
की कठिनाई से बचा जा सकता है। दूसरा काम है सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में काम करना। केंद्रीय बैंक सरकारी विभागों, सरकारी संस्थाओं और सरकारी उपक्रमों के बैंकिंग खातों को संचालित करता है। ये सरकारों को उधार देता है। ये सरकार के विदेशी करेंसी के लेन देनों का संचालन करता है। ये सरकार की तरफ से जमाएं स्वीकार करता है, रकमों का भुगतान करता है और कोषों का हस्तांतरण एक खाते से दूसरे खाते और एक स्थान से दूसरे स्थान में करता है। सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्रियाओं का परस्पर संबंध होने से केंद्रीय बैंक के इस कार्य का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए जब सरकार की कर व खर्च नीति से मुद्रा बाजार, साख नीति और विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो जाती है तो केंद्रीय बैंक सरकार को उचित सलाह दे सकता है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर और केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री आर्थिक जगत की जटिल समस्याओं और आर्थिक नीतियों पर प्राय आपस में सलाह मशवरा किया करते हैं और केंद्रीय बैंक सरकार को राजकोषीय सुधारों, मुद्रा के अवमूल्यन, विनिमय दर के निर्धारण और विदेशी विनिमय कोषों के उपयोग और विदेशी व्यापार के संवर्धन पर समय समय पर सुझाव देता रहता है। तीसरा है व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत या तो परंपरागत रूप से रखना पड़ता है या आजकल ज़्यादातर वैधानिक रूप से रखना पड़ता है। सरकार में ये समग्र जमाओं के 3% से 15% तक रखने का विधान है और जो कि समय समय पर बदला जाता है। केंद्रीय बैंक के पास नकद कोषों को रखने से कई उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, जैसे ये वित्तीय संकट के समय या ज़रूरत पड़ने पर काम में लिए जा सकते हैं। इनकी सहायता से केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को पुनर्कटौती की सहूलियत दी जा सकती है। इनका उपयोग उन बैंकों को मदद करने में किया जा सकता है जो अल्पकालीन कठिनाइयों में होते हैं और ये साख नियंत्रण के अस्त्र के रूप में काम करते हैं, क्योंकि न्यूनतम नकद कोष की मात्रा को घटाकर साख का विस्तार किया जा सकता है और इसे बढ़ाकर साख का संकुचन किया जा सकता है। चौथा काम है देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों के संरक्षक का काम भी करता है। प्रत्येक देश को भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। इनका अभाव होने से विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न हो सकता है। विदेशी विनिमय कोष का विनिमय दर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए केंद्रीय बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों की रक्षा पर भी ध्यान देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों में भारी गिरावट आर्थिक संकट उत्पन्न कर देती है, इसलिए केंद्रीय बैंक उचित नीतियां बनाकर विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि करने का प्रयत्न करता है। पांचवा है केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में। बेजहॉट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी लॉम्बार्ड स्ट्रीट 1873 में, और उसके बाद से ये काम अंतिम ऋणदाता का काम बैंकों का, केंद्रीय बैंक का पहचाना गया। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी प्रार्थना पर ज़्यादातर बिलों की पुनर्कटौती के रूप में अल्पकालीन वित्त प्रदान करता है। इससे उन्हें सहायता मिल जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए ब्याज की दर सामान्यतः थोड़ी अधिक रखी जाती है। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप विशेष परिस्थितियों में ही मदद देता है ताकि व्यापार, उद्योग और कृषि के लिए साख को नियमित किया जा सके। इससे साख के ढांचे को लचीला और तरल रखना संभव होता है। छठा है केंद्रीय बैंक का निकासी, निपटान और हस्तांतरण। चूँकि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक होता है, इसलिए वह देश के अन्य बैंकों के लिए निकासी, घर या निपटान कार्य के बैंक के निपटान कार्य कर सकने की स्थिति में होता है। चूँकि और इससे बैंकिंग कार्यों में सुगमता हो जाती है, मुद्रा के उपयोग में किफ़ायत हो जाती है। केंद्रीय बैंक को व्यक्तिगत बैंकों के कार्यकलापों की प्रवृत्तियों की भी जानकारी रहती है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक एक निकासी घर का भी काम करता है। सातवां है साख नियंत्रण का कार्य। साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का प्रमुख काम माना गया है।
जो कि हम पूरी तरह से डिटेल में आगे देखेंगे। तो बैंक अपने कई काम जैसे नोट निर्गमन, व्यापारिक बैंकों का संरक्षक, सरकारी खातों का प्रबंधक, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य आदि साख नियंत्रण के बिना नहीं कर सकता है। यह व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक साख सृजन पर नियंत्रण स्थापित करता है। 8वां काम जो इसका बाद में जोड़ा गया है वो है आर्थिक विकास में सहायक। केंद्रीय बैंक एक देश में स्थिरता के साथ विकास को मदद दे सकता है। इसके लिए उसे उचित मौद्रिक और साख नीति अपनानी पड़ती है जो बचत और निवेश को बढ़ावा दे सके, देश के बैंकिंग और मुद्रा बाजार का विकास कर सके और वित्तीय क्षेत्र को विकसित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार ढाल सके। बाकी का अपन आगे कल देखेंगे।